धारावी रीडेवलपमेंट का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। धारावी के विकास के लिए कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या है समर्थन का कारण और क्या है विरोधियों के मुद्दे? And this is the story of the biggest redevelopment project of the largest slum cluster of India by the country's topmost business tycoon. तो प्रॉब्लम क्या है? सवाल पहुंच नहीं पा रहा है। हर कोई इस कहानी को अपने दृष्टिकोण से बता रहा है। व्यवसाय का क्या करें? धारावी को तो डेवलप होना चाहिए। किस पर विश्वास करें? समाचारों पर, नेताओं पर या पीआर पर? धारावी मीडिया के बारे में क्या? हमने धारावी के 3 रिपोर्टर को ये बताने के लिए चुना कि रीडेवलपमेंट कैसे किया जा रहा है। ये सभी वो रिपोर्टर हैं जो धारावी में पैदा हुए, जो धारावी में रहते हैं और धारावी पर रिपोर्ट करते हैं। पत्रकार है, आईने के दोनों पहलू दिखाएंगे। मेरा नाम ईश्वर ताथोड़े। मेरा नाम आशिक अली सैयद है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं जो हर धारावीकर ने हमें बताई। धारावी का बच्चा चाहता है कि डेवलपमेंट हो, विकास हो। ये परियोजना धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, एक संस्था जिसमें अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के सदस्य शामिल हैं। डीआरपी ने निवासियों को क्या देने का वादा किया है? सभी सुविधाओं के साथ पात्र धारावीकरों को 350 स्क्वायर फीट का आवास, धारावी में नए अस्पताल और स्कूल, योग्य लघु उद्योगों के लिए धारावी के भीतर व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र। तो समस्या क्या है? दरअसल वास्तव में 2 प्राथमिक समस्याएं हैं, सर्वे और पात्रता। तो क्या है ये सर्वे जिसका विरोध किया जा रहा है? जिस तरह से ये सर्वे कर रहे हैं तो ये हर एक पे नंबर डालते हैं, हर दुकान हो, मकान हो वो तो ये नंबर से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था डीआरपी ये है, फिर सेक्टर 2 है और जोन दिया गया है, जोन 13 है। ये इनकी नीचे की दुकान है। इसी तरह से ये एरो मार्क करेंगे ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर का भी सेम इसी तरह का नंबर डाला जा रहा है। जो हाँ, जिस तरह से वो देखिए नंबर ऊपर होगा, वो देखिए सीढ़ी पर आपको दिखाई दे रहा है। सर्वे करने के बाद में ये जो डीआरपीपीएल कंपनी द्वारा सर्वे कराया जा रहा है उसको करने के बाद में झोपड़ों की पात्रता और अपात्रता को निश्चित किया जाएगा। उसके बाद ही उनकी सूची बनाई जाएगी, जिसके बाद उनको शिफ्टिंग किया जाएगा। बाकायदा सुरक्षा कर्मियों के साथ में 8 से 10 लोगों का झुंड आता है। इसका विरोध शुरू से होता आ रहा है। पात्र अपात्र यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया धारावीकरों की दूसरी बड़ी समस्या। उनकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि 2000 के पहले का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी रूम का दस्तावेज है, उसको पात्र माना जाएगा और 2000 के बाद के जो लिए हैं झोपड़े, उनको अपात्र की सूची में डाला जाएगा। अधिकतर झोपड़े जो 2000 के बाद के बनाए हुए हैं उनको धारावी से बाहर, जैसे वडाला मीठागर, मुलुंड, देवना डंपिंग ग्राउंड, ऐसे कुछ जगहों पे जगह ली है जो अदानी ने। शर्त ये है उनकी कि धारावी का कोई भी बंदा जो है वो अपात्र नहीं होना चाहिए। जिनके पास घर है उन सभी को घर धारावी में मिलना चाहिए, चाहे वो पात्र हो चाहे अपात्र हो। कट ऑफ डेट ने लाखों परिवारों को साल 2000 से पहले के अपने निवास को साबित करने के लिए दस्तावेजों की कमी के कारण अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है। जैसे कि मुगम्मा जो 10 फीट बाय 10 फीट के घर में रहती हैं। क्या क्या पेपर है तुम्हारे पास? सब देव बोला। आधार कार्ड है, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल। तोड़ेगा करके बोलता है मगर किधर देगा वो पता नहीं है। मैं इधर 98 से रहता हूँ। 2000 का पावती नहीं, क्योंकि वो टाइम में मैं काम करने के लिए बाहर गाँव जाता था। खाली 98 का मेरे पास LIC का पूरा हुआ है। वो बोलते हैं अमान्य है, LIC नहीं चलता है। किधर भी देगा तो रूम बदले रूम मांगता है अपने को। बस थोड़ा नज़दीक रहेगा, ये एरिया में रहेगा तो सब हमारा पहले से पहचान, काम का रोजी रोटी है इधर समझो। बाहर का थोड़ा आउटसाइड में भी देगा तो रहना तो पडेगा ही। वर्षभर फक्त मी कामाला गेले, जसं रूम तुटणार बोलले तेव्हापासून मी घरीच राहिले, मग कामाला गेले नाही। मग घरी इकडं अचानकमध्ये मोर्चाला जावं लागायचं किंवा बाहेर कुठं फॉर्म भरायला जावं लागायचं, कधी BMC ऑफिसला जावं लागायचं। कट ऑफ डेट क्यों? महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र पुनर्विकास अधिनियम 1971 के नियमों के अनुसार केवल 1 जनवरी 2000 तक बनी झुग्गियों में रहने वाले लोग ही मुफ्त पुनर्वास के लिए पात्र हैं। मई 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 1 जनवरी 2000 तक बनी झुग्गियों में रहने वालों के पुनर्विकास का भी फैसला किया, लेकिन न्यूनतम लागत पर। फिर उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा गठित एक उप समिति ने सिफारिश की कि अयोग्य झुग्गी वासियों के लिए न्यूनतम लागत 2.5 लाख रुपए तक की तय की जाए। ये वे नियम है जिनका पालन डीआरपी धारावी के अयोग्य निवासियों के लिए भी करना चाहता है। डीआरपी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा अन्य मंजिलों पर रहने वाले किराएदारों को भी किराया खरीद के आधार पर घर दिए जाएंगे, जो पुनर्विकास परियोजनाओं के मानदंड में नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो
समझ सीख के अपने घर पात्र करा के लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भागदौड़ करके लेते हैं। बुगम्मा जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग रहेंगे जो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते और अपात्र के अपात्र ही ठहर जाते हैं। और मुंबई में ऐसे MUTP, MUIP के प्रोजेक्ट्स हुए हैं जहाँ पे कट ऑफ डेट उन्होंने निकाल दी गई थी क्योंकि ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट्स थे। इन सिटू रिहैबिलिटेशन का प्रोविजन होता है। जबकि ऐसे हजारों परिवार हैं जो इन चिंताओं और मांगों को वैध मानते हैं, वहीं हजारों ऐसे भी हैं जो रीडेवलपमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने इस परियोजना का स्वागत किया है। जिनको रीडेवलपमेंट चाहिए, बहुत सालों से आस लगा के बैठे हैं। कई सारे ऐसे जनरेशन जो वेट करते करते चले गए हैं, लेकिन उनको धारावी का रीडेवलपमेंट मिला नहीं है। धारावी की पतली पतली ऐसी गलियां हैं जिनको कभी भी सूरज की रोशनी भी देखने को नहीं मिलती जब तक वो अपने घर के बाहर ना आए। टीबी और अस्थमा की बीमारियां भी शुरू हो रही हैं, तो वो सारे लोग इस बीमारी से निकलना चाहते हैं, वो अच्छे घर चाहते हैं। यूनुस शेख वर्तमान सर्वे में सहायता कर रहे हैं और उन्होंने आधिकारिक तौर पर पिछले सर्वे में सलाहकार के रूप में भी काम किया है। चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। 7x8 के घर में 2-2, 3-3 बच्चे जिसके होंगे, उसी में मोहरी, उसी में किचन, उसी में वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमको सर्वे करना है, गिनती करना है कि कितने स्ट्रक्चर है रहने के लिए, कितने हैं दुकान मकान के लिए। इंडस्ट्रियल है यहाँ पर धारावी में, जैसे कि गारमेंट हो गया, चमड़े का काम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक सर्वे नहीं होगा पता नहीं चलेगा क्या है। जब अडानी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात आती है तो धारावीकर स्पष्ट रूप से सभी प्रकार से नजरियों से विभाजित होते हैं और इसके साथ ही धारावी के रिपोर्टरों के लिए अपने ही लोगों की कहानियां बताने की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगर हम किसी के पक्ष में बात करते हैं तो सामने वाला कहता है कि आपको वहां से पैसे मिल चुके होंगे, और अगर हम किसी के विरोध में बात करते हैं तो वो कहते हैं तुम इस पक्ष के हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग विरोध जता के हमको बोलते हैं ये मत करो, ये सवाल मत करो, क्योंकि वो सवाल उनके पास उसका जवाब ही नहीं रहता है। हम बोलेंगे वो सवाल करो, हम जवाब देंगे। तो पत्रकारिता इसे नहीं कहते हैं। जो लोकल एरिया के रिपोर्टर होते हैं उनको मामलों की और हादसों की सबसे गहन जानकारी होती है और वो सटीक जानकारी पेश कर पाते हैं लोगों के सामने। अब धारावी के छोटे उद्योगों के सामने अन्य चुनौतियां हैं। क्या पुनर्विकास से नौकरियां खत्म हो जाएंगी? नीचे रहते ऊपर काम चलता है। मेरे पास 5-6 आदमी काम कर रहे हैं, व्यवसाय का क्या करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव से पहले धारावी अडानी मुद्दा राजनीति की हवा बना रहा है। विपक्ष क्यों लगा रहा है जमीन हड़पने का आरोप? जो भी सर्वे होता है वो सरकारी अथॉरिटी से होता है। ये सर्वे कौन कर रहा है? एक DRPPL नाम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है जिसमें गुंडे चल रहे हैं। DRPPL, राज्य सरकार और अडानी समूह इन सब के निशाने पर है। उन्होंने आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है? धारावीकरों की मांगों के बारे में DRP का क्या कहना है? हम आपको अपने धारावी रिपोर्ट के दूसरे भाग में ये सब बताने जा रहे हैं। इस बीच हमें इस यात्रा को जारी रखने और महाराष्ट्र के लोगों की कहानियां बताते रहने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारा समर्थन करने के लिए प्लान चुनें। हमारा समर्थन करें क्योंकि हमारा फोकस आप पर है, महाराष्ट्र के लोगों पर।